नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, 29 साल की उम्र में एक आदमी को खुद को फेलियर मानने में कोई शर्म नहीं थी। उसके पास ना पैसा था, ना नौकरी और ना ही कॉन्फिडेंस। उसे लगता था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। वही आदमी जिसे सेलिंग से नफरत थी, वो आगे चलकर दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सफल सेल्समैन बना। और मजे की बात यह है आर.के कि डेल कार्नेगी खुद उसे अपना गुरु मानते थे। बिल्कुल सही। आज हम बात कर रहे हैं सेल्स की दुनिया की बाइबल कही जाने वाली किताब मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। इसके लेखक फ्रैंक बेटगर ने इसमें वो सीक्रेट्स बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी शर्मीला क्यों ना हो, मास्टर सेल्समैन बन सकता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि उत्साह कैसे आपकी इनकम को दोगुना कर सकता है, डर को कैसे जीता जाए और वो कौन सा 13 हफ्तों का फॉर्मूला है जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। तो अगर आप सेल्स में हैं, बिजनेस में हैं या बस अपनी बात मनवाने की कला सीखना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपकी जिंदगी बदल देगा। चलिए असफलता से सफलता का सफर शुरू करते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। सोचिए, कोई इंसान अपने काम में पूरी तरह से फेल हो चुका है, मतलब इतना कि वो बस नौकरी छोड़ने ही वाला है। और फिर सिर्फ 10 दिनों के अंदर कुछ ऐसा होता है कि उसकी आमदनी 700% बढ़ जाती है। 700%? ये तो सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना? ये कैसे हो सकता है? ये कहानी है फ्रैंक बेटिगर की, जो एक असफल सेल्समैन से अपने फील्ड के शिखर तक पहुंचे। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं है, ये मनोविज्ञान के बारे में है, आदतें बदलने के बारे में है और एक तरह से किसी भी काम में सफलता का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए उसी सवाल से शुरू करते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। कोई सिर्फ उत्साहित होने का, कह सकते हैं नाटक करके, अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता है? ये थोड़ा नकली नहीं लगता? कहानी की शुरुआत बड़ी अजीब है। ये सेलिंग से नहीं बल्कि एक बेसबॉल के मैदान से होती है। फ्रैंक बेटिगर एक प्रोफेशनल खिलाड़ी। और एक दिन उनके मैनेजर ने उन्हें टीम से निकाल दिया। और वजह बताई गई, आलस्य, जो कि उनके लिए एक शॉक था। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी घबराहट को, अपनी नर्वसनेस को छिपाने के लिए जानबूझकर शांत और धीमा दिखने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं पर सबसे पहला सबक छिपा है। मतलब मैनेजर ने ये नहीं कहा कि बेटगर में हुनर नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि वो मैदान पर ऐसे चलते हैं जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। तो बात काबिलियत की थी ही नहीं, बात थी ऊर्जा के प्रदर्शन की। अच्छा, मतलब दुनिया आपको वैसा नहीं देखती जैसा आप अंदर से महसूस करते हैं। बिल्कुल, दुनिया आपको वैसा देखती है जैसा आप खुद को दिखाते हैं। ये बेटगर के लिए एक तरह का वेकअप कॉल था। इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। उन्हें एक दूसरी टीम न्यू हेवन में एक और मौका मिला। और इस बार बेटगर ने तय कर लिया कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मैदान पर उतरते ही ऐसी फुर्ती और ऊर्जा दिखाई जैसे उनके शरीर में बिजली दौड़ रही हो। वो खुद कहते हैं कि वो सिर्फ अभिनय कर रहे थे, लेकिन उसका नतीजा वो हैरान करने वाला था। यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत काम करता है, जिसे एक्ट एज इफ कहते हैं। एक्ट एज इफ मतलब ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम बनना चाहते हो। सही कहा। और यह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, इसका असर खुद पर भी पड़ता है। जब बेटिगर ने ऊर्जावान होने का अभिनय किया तो असल में 3 चीजें हुई। ओके। पहली, उनका खुद का डर और घबराहट कम हो गई, क्योंकि उनका दिमाग एक्शन पर फोकस हो गया, घबराहट पर नहीं। दूसरी ये कि उनकी ऊर्जा संक्रामक थी, पूरी टीम में एक नया जोश भर गया। हाँ, और तीसरी चीज जो सबसे दिलचस्प थी, वो क्या थी? खेल के बाद उन्हें थकावा महसूस करने के बजाय पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस हुआ। अरे वाह! हमारी शारीरिक हरकतें हमारी मानसिक स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, और ये एक 2 वे स्ट्रीट है। और इसका नतीजा ये हुआ कि अखबारों ने उन्हें पेप बेटगर का नाम दे दिया, मतलब टीम की जान। और सिर्फ इसी एक बदलाव की वजह से उनकी तनख्वाह 10 दिनों में $25 प्रति माह से बढ़कर $185 प्रति माह हो गई। वही 700% की बढ़ोतरी। बाद में जब उनका बेसबॉल करियर चोट की वजह से खत्म हुआ और वो बीमा बेचने में फेल हो रहे थे, तब उन्हें यही सबक याद आया। हाँ, उन्होंने यही सिद्धांत अपनी सेल्स मीटिंग्स में लागू किया। मीटिंग में जाने से पहले वो खुद को तैयार करते, पूरे जोश के साथ कमरे में दाखिल होते, भले ही अंदर से डरे हुए हों, और नतीजा फिर से वही हुआ। तो बाहरी तौर पर तो वो पेप बेटगर बन गए, ऊर्जा से भरपूर, लेकिन अंदर का क्या? क्या सिर्फ जोश दिखाने से वो डर खत्म हो गया जो पहली बार किसी से बात करते हुए होता है? क्योंकि उनकी अगली बड़ी समस्या तो यही थी। बिल्कुल नहीं, वो डर अपनी जगह पर था, उत्साह तो एक भारी कवच जैसा था।
बेसबॉल के बाद जब उन्होंने बीमा बेचना शुरू किया तो वो पूरी तरह सफल रहे। और उनकी सबसे बड़ी समस्या थी लोगों के पास जाने का डर, दरवाजा खटखटाने का, फोन करने का। अस्वीकृति का डर, रिजेक्शन का डर। उन्हें इस डर की गहराई का एहसास तब हुआ जब उन्हें YMCA में एक छोटा सा भाषण देने के लिए बुलाया गया। वो बताते हैं कि उन्हें लगा जैसे वो 100 तो क्या एक आदमी के सामने भी खड़े होकर आत्मविश्वास से बात नहीं कर सकते। तब उन्हें समझ आया कि जब तक वो इस डर पर काबू नहीं पा लेते वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक बहुत जरूरी मोड़ था। देखिए, कई लोग इस डर के साथ जीना सीख लेते हैं और कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। सही। बेडकर ने इसका सामना करने का फैसला किया। उन्होंने डेल कार्नेगी का वो मशहूर पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। और पहली बार जब उन्हें बोलने के लिए खड़ा किया गया वो आतंकित थे, उनके पैर कांप रहे थे। लेकिन वो बोले, किसी तरह वो अपनी बात कहने में कामयाब रहे। और वो एक छोटी सी जीत थी पर उसका असर बहुत बड़ा हुआ। बहुत बड़ा। क्योंकि देखिए, जब उन्होंने कई लोगों के समूह के सामने बोलने का सबसे बड़ा डर जीत लिया तो किसी एक व्यक्ति के सामने, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, बोलने का डर अपने आप बहुत छोटा लगने लगा। ये आत्मविश्वास बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। सबसे मुश्किल काम पहले करो। आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है, ये अभ्यास से बनाएगा एक हुनर है। ठीक है, तो अब उनमें उत्साह भी है और डर भी कम हो गया है। अब तो सफलता पक्की है ना? ऐसा लगता तो है। लेकिन कहानी बताती है कि ऐसा नहीं हुआ। वो अभी भी नाकाम हो रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जोश और आत्मविश्वास बिना दिशा के भाप की तरह होते हैं। मतलब बहुत सारी ऊर्जा लेकिन कोई इंजन नहीं चल रहा। अच्छा। बेडगर को जल्दी एहसास हुआ कि वो दुनिया के सबसे अव्यवस्थित व्यक्ति थे। वो लक्ष्य तो बनाते थे, जैसे हर हफ्ते 40 लोगों से मिलना, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाते थे। वो बस यहाँ वहाँ भाग रहे थे बिना किसी योजना के। सही। किताब में एक उद्योगपति हेनरी एल डॉहर्टी का जिक्र है। वो कहते थे कि वो लोगों को 2 कामों के लिए पैसे दे सकते हैं। पहला, सोचना, और दूसरा, चीजों को उनके महत्व के क्रम में करना। और बैठकर इन दोनों ही कामों में फेल हो रहे थे। और यही वो गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। वो अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने काम पर काम करना भूल जाते हैं। मतलब योजना बनाने, सोचने, रणनीति बनाने के लिए समय ही नहीं निकालते। बिल्कुल। तो इस पूरी गड़बड़ी का, इस अव्यवस्था का उन्होंने हल कैसे निकाला? उन्होंने एक बहुत ही सख्त नियम बनाया। हर हफ्ते शुक्रवार की सुबह वो किसी से नहीं मिलते थे। किसी से भी नहीं? नहीं। वो 4 से 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ अगले हफ्ते की योजना बनाने में लगाते थे। 1 मिनट, हर हफ्ते 4 से 5 घंटे सिर्फ प्लानिंग में? आज की दुनिया में ये तो बहुत ज्यादा लगता है। कोई भी कहेगा कि इतने समय में तो मैं 10 नए क्लाइंट्स से मिल सकती थी। ये सवाल बहुत वाजिब है और ये समय की बर्बादी जैसा ही लगता है, लेकिन असल में ये समय की बचत है। वो कैसे? उन 4-5 घंटों में वो सिर्फ नाम नहीं लिखते थे, वो अपने पिछले हफ्ते के रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करते थे। क्या काम किया, क्या नहीं। वो अगले हफ्ते की हर मीटिंग की तैयारी करते, हर क्लाइंट के बारे में रिसर्च करते और सोमवार सुबह से शुक्रवार शाम तक का अपना पूरा शेड्यूल तैयार कर लेते थे। अच्छा। तो जब सोमवार की सुबह होती थी, उन्हें ये सोचना नहीं पड़ता था कि आज क्या करना है। उनका रास्ता साफ होता था। वो अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ काम करने में लगा सकते थे, सोचने में नहीं। तो योजना बनाना एक बंधन नहीं बल्कि आजादी है। ये आपको सिर्फ एक्शन लेने पर फोकस करने देता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब वो व्यवस्थित हो गए, उनके पास एक प्लान था। लेकिन जब वो असल में ग्राहक के सामने बैठते थे तब क्या होता था? बिल्कुल सही जगह पर आई आप। यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आया जब उन्होंने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया। एक बड़ी सेल करने के बाद लेटन एम हेंसेकर नाम के एक अनुभवी सेल्समैन ने उन्हें बिक्री का सबसे बड़ा रहस्य बताया, और वो रहस्य प्रोडक्ट के बारे में नहीं था। तो वो रहस्य क्या था? रहस्य था ये पता लगाओ कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है और फिर उसे वो चीज हासिल करने में मदद करो। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन ये पूरी मानसिकता को बदल देता है। आप एक विक्रेता से एक सलाहकार बन जाते हैं। आप कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, आप किसी की समस्या का समाधान करने में मदद कर रहे हैं। तो बातचीत टकराव की नहीं बल्कि सहयोग की हो जाती है। बिल्कुल। किताब में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक संडे स्कूल टीचर जो अपने स्कूल के लिए एक नई इमारत बनवाना चाहता था। हाँ। उसने लोगों से जाकर पैसे नहीं मांगे। इसके बजाय उसने माता पिता से बात की और ये समझने की कोशिश की कि वे अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। मतलब उनकी जरूरतें क्या हैं? हाँ, एक सुरक्षित माहौल, बेहतर शिक्षा, अच्छे मूल्य।
फिर उसने दिखाया कि कैसे ये नई इमारत उन सभी चीजों को हासिल करने में मदद करेगी जो वो चाहते हैं। और नतीजा, लोग उस लक्ष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। यहीं पर क्यों पूछने की शक्ति सामने आती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब कोई ग्राहक कहता है ये बहुत महंगा है, तो ज्यादातर लोग बहस करने लगते हैं कि नहीं, ये महंगा नहीं है, इसके ये फायदे हैं वगैरह। सही, लेकिन एक अच्छा सलाहकार पूछेगा आपको ऐसा क्यों लगता है, या जब आप महंगा कहते हैं तो आपकी तुलना किससे है। इससे असली वजह का पता चलता है। J.P.R. मॉर्गन का कहना था कि हर काम के दो कारण होते हैं, एक जो सुनने में अच्छा लगता है और दूसरा असली कारण। और एक अच्छा सवाल आपको असली कारण तक ले जाता है। बिल्कुल। ये सब बहुत अच्छा लगता है, उत्साह, योजना, दूसरों की मदद करना, लेकिन ये सब तब तक काम नहीं करेगा जब तक सामने वाला आप पर भरोसा ही न करे। और भरोसा बनाना शायद सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी। किताब में इसके कुछ तरीके बताए गए हैं और उनमें से एक तो मुझे बिल्कुल उल्टा लगा, अपने प्रतिस्पर्धी की तारीफ करना। ये कौन करता है भला? हाँ, सुनने में वाकई उल्टा लगता है। एक बार एक ग्राहक ने बेडगर से दूसरी बीमा कंपनी के बारे में पूछा। अब बेडगर चाहते तो उसकी बुराई कर सकते थे, जो ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा दुनिया में इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है। और इसका क्या असर हुआ? ग्राहक तो उसी कंपनी के पास चला गया होगा। नहीं, इसका ठीक उल्टा असर हुआ। ग्राहक इतना प्रभावित हुआ कि उसने बेडगर से ही बीमा खरीद लिया। पर क्यों? क्योंकि जब आप अपने प्रतियोगी की प्रशंसा करते हैं तो ये दो बातें साबित करता है। एक, आप में जबरदस्त आत्मविश्वास है, और दो, आप ग्राहक के हित को अपने हिस्से ऊपर रख रहे हैं। ये तुरंत भरोसा पैदा करता है। हाँ, क्योंकि कोई भी आपसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करता। ये दिखाता है कि आप असुरक्षित नहीं हैं। विश्वास बनाने का एक और सिद्धांत जिस पर किताब बहुत जोर देती है वो है पूरी ईमानदारी। एक क्लिपिंग का जिक्र है जो बेडगर हमेशा अपने पास रखते थे, जिसमें लिखा था कि सबसे अच्छा सेल्समैन वो है जो अपने सामान के बारे में पूरी ईमानदारी से सच बताता है। उसकी आंखों में, उसके हाव भाव में कुछ ऐसा होता है जिससे ग्राहक तुरंत उस पर भरोसा या अविश्वास कर लेता है। और अंत में ये सब तकनीकें सिर्फ चालाकी या ट्रिक्स नहीं है, ये गहरे मानवीय सिद्धांतों पर आधारित हैं। जैसे लोगों के नाम याद रखना, एक सच्ची मुस्कान देना, और सबसे महत्वपूर्ण, एक अच्छा श्रोता बनना। जब आप सच में किसी की बात सुनते हैं बिना बीच में टोके, जब आप उसे ये महसूस कराते हैं कि वो और उसकी बातें महत्वपूर्ण हैं, तो भरोसा अपने आप बनने लगता है। हाँ, ये सम्मान देने और सम्मान पाने का एक चक्र है। तो अगर हम फ्रैंक बेडगर के इस पूरे सफर को देखें तो ये कुछ मुख्य स्तंभों पर टिका है। सबसे पहले वो जानबूझकर पैदा किया गया उत्साह जिसने उनकी बाहरी दुनिया को बदला। फिर डर का सीधा सामना जिसने उनकी अंदर की दुनिया को मजबूत किया। उसके बाद आई व्यवस्थित योजना जिसने उनकी ऊर्जा को सही दिशा दी। और फिर दूसरों की जरूरतों पर सच्चा ध्यान जिसने उनके काम को एक मतलब दिया। और इन सब के ऊपर था विश्वास, जो इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ता है। किताब का सार यही लगता है कि सफलता कोई रहस्यमयी चीज नहीं है या कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कुछ सिद्ध सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार लागू करने का नतीजा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये इस धारणा को तोड़ता है कि कुछ लोग पैदाइशी सेल्समैन होते हैं। ये सीखने और अभ्यास करने का खेल है। हाँ, किताब में बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक विधि का जिक्र है। उन्होंने अपने लिए 13 गुणों की एक सूची बनाई थी, जैसे संयम, मौन, व्यवस्था। अच्छा। और वो हर हफ्ते सिर्फ एक गुण पर पूरा ध्यान केंद्रित करते थे। 13 हफ्तों के बाद वो फिर से इस चक्र को दोहराते थे। ये खुद को बेहतर बनाने का एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यवस्थित तरीका है। ये एक बहुत दिलचस्प विचार है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे लगातार किए गए सुधार कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। बताइए। अगर आज की इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक सिद्धांत चुनना हो, चाहे वो उत्साह का अभिनय करना हो या हर हफ्ते योजना बनाना हो या सिर्फ एक बेहतर श्रोता बनना हो, और उस एक सिद्धांत पर अगले 7 दिनों तक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना हो, तो वो कौन सा सिद्धांत होगा? और क्या आपको लगता है कि उन 7 दिनों के अंत तक कुछ बदल सकता है? तो दोस्तों, ये थी फ्रैंक बेटगर की वो कहानी जो साबित करती है कि सेलिंग सिर्फ सामान बेचना नहीं है, ये लोगों की मदद करना है। अगर आप में उत्साह है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप रिजेक्शन से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे सफलता की सीढ़ी बनाएंगे।
अगर आज आपको सेल्स का असली मंत्र मिल गया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपने कॉन्फिडेंस को लॉक करें। इस वीडियो को अपनी सेल्स टीम, अपने कलीग्स और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सेल्स के टारगेट से परेशान हैं। ये वीडियो उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और अब आज का वो सवाल जो ये तय करेगा कि आप एक बेहतरीन सेल्समैन बनेंगे या नहीं। फ्रैंक बेटगर कहते हैं कि डर सेल्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सेलिंग या किसी को कन्विंस करते समय आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? ए, लोग मना कर देंगे, रिजेक्शन। बी, क्या बोलूं समझ नहीं आता, कम्युनिकेशन। या सी, दाम बताने में झिझक होती है। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कमेंट में लिखें। अपनी कमजोरी को पहचानें और उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे सफलता की एक नई डील और नई किताब के साथ। तब तक के लिए जोश में रहिए और बेचते रहिए। धन्यवाद।